गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 31 है, जिसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। आप कोशिश कीजिए कि 10 आपके सही हो जाएं, 10 से अधिक सही हों, इसके नीचे ना रहें। आप हर तरीके का प्रयास कीजिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए कोर्सेरा यूपीएससी, और उसे ज्वाइन के लिए यहाँ पे डीपी लगा हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप पहचान लीजिएगा, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई। कथन दो कह रहा है यदि कोई याचिकाकर्ता यह सिद्ध करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है। कथन तीन कह रहा है उपचारात्मक याचिका के बाद समीक्षा याचिका दायर की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपने आंसर लगा लिए होंगे। जिन लोगों ने इसमें तीन को कट किया है उन्होंने बिल्कुल सही कट किया है। क्यों? क्योंकि ये जो उपचारात्मक याचिका होती है आखिरी होती है, इसके बाद किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। और आप लोगों ने यहाँ पे तीन को कट कर लिया होगा। जिन लोगों ने तीन को कट किया है ए बी सी डी कट हो गया होगा, ए उनका आंसर निकल गया होगा। बाकी यहाँ पे सारी बातें सही दी हुई हैं। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अगर डिटेल देखें तो सुप्रीम कोर्ट अगर मृत्यु दंड देता है तो उससे बचने के लिए दो विकल्प होता है। एक, किसी को अगर मृत्यु दंड मिल गया है तो दो विकल्प होता है। पहला होता है दया याचिका, जो कि राष्ट्रपति के पास की जाती है, दया याचिका दायर की जाती है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की जाती है। या फिर दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है पुनर्विचार याचिका कहाँ दायर करे? सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। तो दोनों, अगर इनमें से कोई भी दोनों खारिज हो जाता है तो फिर उसके पास क्या विकल्प बचा है? तो उसके पास बचता है क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन कैसे दायर करता है? तो ये अगर नेचुरल लॉ का उल्लंघन उसको लगता है तो फिर ये दायर कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब सीनियर एडवोकेट से अनिवार्य रूप से प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि हाँ उल्लंघन हुआ है, और वो प्रमाणित करके देंगे कि क्या क्या उल्लंघन हुआ है, किन किन नियमों का पालन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये देखिए, फिर सुनवाई होगी, एक कमेटी बैठेगी, फिर वो जांच करेगी। तो होता है प्रक्रिया ये सारी। लेकिन देखिए ये कब आया था ये अवधारणा, वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो ये अवधारणा 2002 में आई थी, लेकिन इससे पहले भी हुआ है। लेकिन ये मुख्यतः विकसित कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। रूपा अशोक हुरा और अशोक हुरा बनाम अन्य मामले में ये सुनवाई के दौरान विकसित हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ द्वारा इस उपचारात्मक याचिका की रूपरेखा निर्धारित की गई थी। आप यहाँ क्या क्या याद रखने वाले मामले हैं? पहला, यह अनुच्छेद 72 आप याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि क्यूरेटिव पिटीशन आखिरी होता है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने दिल्ली वाले कांड में देखे होंगे कि जनवरी में जब फांसी दिया गया तो उसमें भी इसका काफ़ी जिक्र हो रहा था। तो आप लोगों ने उसमें न्यूज़ में देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में परमाणु विज्ञान का उपयोग किया जा सकता है? कथन एक कह रहा है अधिक उपज वाले फसलों के फसल बीज का विकास में। कथन दो कह रहा है उर्वरक और कीटनाशकों संबंधी अध्ययन में। कथन तीन कह रहा है खाद्य पदार्थों का विकिरण प्रसंस्करण में। बताइए इनमें से कौन सा सही है? परमाणु विज्ञान का उपयोग किन में किया जा सकता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे तीसरा कथन तो सभी लोगों को पता होगा। जब आप ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि ड्राई फ्रूट को क्या कहते हैं, रेडिएशन से गुजारा जाता था कि उसके अंदर बैक्टीरिया कोई भी ना रहे, और बैक्टीरिया खत्म हो तो लंबे समय तक टिकता है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। और उर्वरक और कीटनाशकों का अध्ययन में तो इसके लिए यूज किया जा सकता है, जाता है। और अधिक उपज वाले फसलों को विकसित करने के लिए तो ये भी किया जाता है। और हुआ क्या था, क्यों न्यूज में था? तो बार्क, BAR के बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अभी परमाणु कृषि कार्यक्रम शुरू किया है। उसके अंतर्गत तो क्या कर रहा है, परमाणु तकनीकों और उर्वरक कीटनाशकों से संबंधित अध्ययन कर रहा है। खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करण पर भी बल दे रहा है। जैसे कुछ फ्रूट होते हैं, मतलब फल सब्जियां होती हैं, जिनको सड़ने गलने से बचाने के लिए उस पर रेडिएशन से गुजार दिया जाए उनको, तो वो तो फिर दोबारा जमने के लिए तो नहीं रहते हैं सही, लेकिन उनका मतलब लंबे लाइफ उनकी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन। अगर वो खाद्य वाले हैं तो बीज वाले हैं तो उनको रेडिएशन से नहीं गुजारा जाता है। और अन्य क्षेत्रों का उपयोग करके उपज को, फसलों को, मतलब बीज जो होते हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का विकसित करने के लिए काम कर रहा है। ये कौन सा? BAR के बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम, समझौते, भौगोलिक संकेतक को विनियमित करते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे इनमें से कौन से जो हैं एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं? आपको ये बताना है। पहला कथन ये कह रहा है
औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय। कथन 2 कह रहा है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापक व्यापार से संबंधित पहलू, मतलब ट्रिप्स इसको कहते हैं। तीसरा कह रहा है माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999। बताइए इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लेवल पे विनियमित करता है अधिनियम। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसको 3 को देखा होगा, ये केवल भारत में रेगुलेट करता है, न कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो 3 को आप जैसे ही कट करेंगे आंसर आपका मिल जाएगा ए। बाकी ये दोनों चीज़ के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिटेल देखिए यहाँ पे। पहला कथन जो दिया हुआ था, भौगोलिक संकेतक को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकारों में इसको एक घटक के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये बिल्कुल सही था। जो पेरिस अभिसमय हुआ था, ट्रीटी हुई थी, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों को IPR को एक घटक के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो दूसरा देखें तो GI को भी मतलब WTO विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलू मतलब ट्रिप्स में द्वारा शामिल किया गया है। तीसरा जो दिया था कथन, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया था, मतलब इनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसको लागू कब किया गया, तो अगर आप UP PCS या स्टेट PCS के एग्जाम देते हैं वहाँ पे ये डिटेल पूछा जा सकता है। तो सितंबर 2003 से लागू किया गया था GI टैग को। इसका जो कानून था इसको 2003 से लागू किया गया था सितंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिक संधि 1961 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है 100 से अधिक देश अंटार्कटिक संधि के पक्षकार हैं, मतलब इसको अप्रूवल दे चुके हैं वो लोग। दूसरा कथन कह रहा है इस संधि के अनुसार अंटार्कटिका का उपयोग सौदों शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है यह विज्ञान को छोड़कर सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है और परमाणु विस्फोट एवं परमाणु कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए को कट किया है, देखिए इतने सारे 100 देशों ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, इसको नहीं मानते इतने सारे देश। बाकी 2 और 3 तो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। यह संधि क्या कहता है, कहता ये है कि जो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका इसका सौदों शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। और ये भी ये कहता है कि केवल विज्ञान और रिसर्च शांतिपूर्ण अनुसंधानों के लिए उपयोग किया जाएगा, न कि सैन्य गतिविधियों या फिर परमाणु विस्फोट या परमाणु कचरे के निपटान के लिए अगर उपयोग किया जाएगा तो इसको हतोत्साहित किया जाएगा। ये देखिए आर्कटिक जो है, आर्कटिक में ये प्रोविजन नहीं है, इसीलिए आर्कटिक में संसाधनों का शोषण करने के लिए रसिया जो भी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं एकदम तत्पर रहते हैं कि कैसे हम शोषण कर लें उसका। लेकिन ये बात अंटार्कटिका पर लागू नहीं होती है। अंटार्कटिका का कोई भी देश 2 आपस में लड़ नहीं सकते हैं कि मैं इस यहाँ जा करके संसाधनों का शोषण कर लूँ या फिर संसाधनों का उपयोग कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। कुछ और डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। तो इसको कितने देशों ने रेटिफाई किया है, मतलब इसको मानते हैं, तो वो 54 देश हैं जो इसके पक्षधर हैं इस संधि के, जो 1961 में आई थी। और ये कहती है कि मानव जाति के हितों के लिए यह सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका का उपयोग सौदों शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, न कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विषय और या वस्तु बने। जैसे कि इसमें आर्कटिक जो है वो एक देश दूसरे देश से हमेशा लड़ते रहते हैं कि मेरा जल्दी से वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी शोषण कर लूँ उस चीज़ का। लेकिन ये चीज़ अंटार्कटिका ने अटलांटिक में अंटार्कटिका में ये चीज़ लागू नहीं होती है, जो कि आर्कटिक में लागू होती है। आर्कटिक में शोषण करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं सब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और इसके अनुच्छेद 1 के अनुसार अगर इस इस्तेमाल मतलब कैसे किया जा सकता है, इसका केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसका, अंटार्कटिका का। सैन्य गतिविधियों या आयुध परीक्षण, मतलब अगर वहाँ पे युद्ध अभ्यास हो रहा है तो उसको रोकता है, ये निषिद्ध करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सैन्य कर्मियों एवं उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अगर फैक्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सैन्य कर्मियों एवं उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अनुच्छेद 1 कहता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें एक और डिटेल देख लीजिए। अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोट या रेडियो अवशिष्टों का निपटान, मतलब वहाँ पे ले जाकर निपटाया नहीं जा सकता। वहाँ पे ले जा करके जो इसके कचरे हैं उनको वहाँ रखा नहीं जा सकता, ये रोकता है उसके लिए। उम्मीद में आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रशांत रिम सदस्य देशों के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
दूसरा कथन कह रहा है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम स्तरीय बहुपक्षीय ब्लॉकों और सबसे पुराने मंचों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। तीसरा कथन कह रहा है चीन, रूस और भारत एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें 3 को कट किया है, देखिए भारत अब इसका मेंबर नहीं है, भारत ने अप्लाई किया है कि मेंबरशिप के लिए, तो जिसे 3 को कट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बी। भारत ने अभी इसके लिए अप्लाई किया है और कुछ देश हैं जिन्होंने समर्थन किया है, जैसे कि यूएसए ने समर्थन किया है, जापान ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, पपुआ न्यू गिनी ने किया है। इन सब ने प्रारंभ में ही समर्थन कर दिया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए तो 21 देशों का ये संगठन है, प्रशांत रिम सदस्यों के 21 देशों का संगठन है जो अंतर सरकारी मंच प्रदान करते हैं। संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को ये बढ़ावा भी देते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है तो सिंगापुर में है। ये उच्च स्तरीय बहुपक्षीय ब्लॉक है जो सबसे पुराने मंचों के रूप में से एक है, मतलब सबसे पुराना मंच है ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भारत इसका सदस्य नहीं है। अभी जल्द ही अनुरोध किया है कि हमें भी मेंबर बनाया जाए इसमें, तो कुछ देशों ने समर्थन किया है, 2-4 देशों ने। यूएसए तो हमारा ही है, अपना ही दोस्त, मतलब दोस्त है, तो ये भी समर्थन किया है। जापान ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया और पपुआ न्यू गिनी ने भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन से कार्य किया जा सकता है। इनमें से कौन से कार्य ये एआई का उपयोग करके किया जा सकता है। पहला कथन कह रहा है कि रोगियों के रोगों का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। दूसरा कथन कह रहा है वेब आधारित, वेब पर पोर्टल का विशिष्ट प्रश्नों का स्वतः उत्तर प्रदान करना, स्व उत्तर प्रदान करना। तीसरा कह रहा है प्री क्लिनिकल ड्रग आइडेंटिफिकेशन और डिजाइन प्रोसेस को छोटा करना, जो डिजाइन प्रोसेस है उसको छोटा करना। चौथा कथन कर रहा है जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग एआई का उपयोग करके किया जा सकता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही, इन सबका उपयोग किया जा सकता है। क्यों न्यूज में था, देखिए बिहार जो है वो क्या करता है, बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। अब इसे पूरे भारत में लागू किया जा रहा है, इसीलिए न्यूज में था। और कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए माई गवर्नमेंट वेबसाइट पे अब जब जाएंगे तो वहाँ पे संचालित सुनिश्चित किया गया है कि चैट बोट लगाया गया है जो आपके क्वेश्चन का तुरंत आंसर देता रहेगा। तो ये तो आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा होगा, चैट बोट सब पे अब लगभग हैं। और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सही थी। मशीन लर्निंग पर आधारित होता है और ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम पे काम करते हैं जो कि भावी रोगों का पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मतलब जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको जानकारी दे सकते हैं, रोगियों में रोग का शीघ्र पता लगा सकते हैं और रोकथाम के लिए सहायता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नोआ दिहिंग इसके बीच प्रवाहित होती है। तीसरा देखें तो तीसरा कथन ये कह रहा है कि यह भारत का एकमात्र उद्यान है जहाँ पर बाघ, तेंदुआ और क्लाउड लेपर्ड, हिम तेंदुआ 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है 2 और 3 उनका बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो पहले ही गलत हो गया। ये भारत और म्यांमार के बीच का सीमा बनाता है। बाकी यहाँ पे चारों बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि लेपर्ड पाया जाता है और क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ये चारों यहाँ पे बिग कैट पाई जाती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग जिले में स्थित है जो भारत और म्यांमार के बीच, म्यांमार या बर्मा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करता है। ये विश्व का एकमात्र उद्यान है जहाँ पे ये चारों बिल्लियाँ पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कृषि से उत्सर्जन को कम कर सकती है। पहला कथन कह रहा है कि धान के खेतों को वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क रखना। दूसरा कथन कह रहा है दूध और मांस उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाना। तीसरा कथन कह रहा है जैविक कृषि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसी पद्धति है जो कृषि में उत्सर्जन को कम कर सकता है, एमिशन को कम कर, रिड्यूस कर सकता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये तीनों मेथड ऐसे हैं जिनके द्वारा कृषि से एमिशन को कम किया जा सकता है। जैसे कि धान के खेतों को कभी शुष्क छोड़ रख देना और कभी उसको सिंचाई कर देना, ये तरीका हो गया। और सिंचाई की आवृत्ति को कम करना, ऐसा ना हो कि उसको इतना बड़ा खेत है तो उसको 24 घंटा पानी में डूबे रहे हैं, तो ऐसा ना करना। उसको जब जरूरत हो तभी पानी देना और ना उसको शुष्क छोड़ देना। मतलब आर्द्रता बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। ड्रिप इरीगेशन
के माध्यम तरीके से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दे, बहुत ज़्यादा पानी ना दे, जिससे होगा क्या कि मीथेन नहीं निकलेगा वहाँ से। दूसरा तरीका यहाँ पे दूध और मांस का उत्पादन को बढ़ाया, मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 10 गायें हैं और वो 10 लीटर दूध देती हैं। अगर हम उसको उत्पादकता बढ़ा देंगे तो 5 गायें अगर 10 लीटर देंगी तो क्या होगा, 5 गायों का जो एमिशन करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जब जानवर होते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जब मुंह से वो अपने झाग निकालते हैं तो उसको मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, आपको नाम याद आ रहा समझ लीजिए केवल, तो उसके द्वारा भी मीथेन निकलता है। अगर वो 5 गायें कम हो जाएंगी तो क्या होगा, एमिशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये भी उस इनडायरेक्ट रूप में अगर देखें तो दूध और मांस उत्पादकता बढ़ाने से भी होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और जैविक कृषि जो होता है, इससे क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से ये भी नहीं काम करता, लेकिन ये कहीं ना कहीं एमिशन को कम करता है। कैसे करता है ये, तो ये करता क्या है कि प्राकृतिक शोषण पोषण चक्र को ये बढ़ाता है, और जो मृदा में है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ये काफ़ी तेज कर देता है। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को आवास देता है, और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, डिग्रेडेशन का काम करते हैं, क्षरण का काम करते हैं उनको। तो ये इसलिए ये जल्दी जल्दी कार्बन सिंक के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है मृदा। ऐसे ये जो अगर हम कहते हैं जैविक कृषि का उपयोग करते हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि चमगादड़ बीज फैलाव और वनों के पुनर्उद्धरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब पुनर्उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि चमगादड़ मैंग्रोव की कई प्रजातियों के प्रमुख परागणकर्ता होते हैं, मतलब परागण मतलब होता है कि पॉलिनेटर होते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि चमगादड़ कृषि के लिए एक बड़ी समस्या है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 3 को कट किया है उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। जैसे ही आप 3 को कट करेंगे ACD कट जाएगा, आपका B आंसर निकल जाएगा। क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं कृषि में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, न कि उसके लिए एक मुसीबत है। जैसे कि चमगादड़ का मुख्य रूप से बड़े फूलों या पौधों का, अभी एक नए अध्ययन की वजह से ये न्यूज़ में थे और कोई कारण नहीं इनके न्यूज़ में आने के, अभी एक अध्ययन में पता चला है कि बड़े फूलों और पौधों के पॉलिनेटर के रूप में काम करते हैं। ये फसल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल सुरक्षा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कीटभक्षी होते हैं ये। इनकी जो कुल प्रजातियाँ होती है उनमें 70% कीटभक्षी होती हैं, जो कि निशाचर कीटों या फिर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार कर लेती हैं। तो बताइए फसल तो बचेगा ही ना, फसल बचेगा, यहाँ तक कि मच्छर वच्छर को भी ये खा जाएंगे। तो इसकी वजह से मनुष्य में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। और मैंग्रोव की कई प्रजातियों में चमगादड़ पॉलिनेटर के रूप में काम करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो रात में उनके फूल खिलते हैं। अब रात में वही पौधे उनको पॉलिनेटर के रूप में काम करेंगे, वही जीव जो रात में दिखते होंगे। तो बताइए कौन से ऐसे जीव हैं जो रात में दिखेंगे, तो चमगादड़ ही दिखेंगे ना। तो पॉलिनेटर के रूप में काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए या स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। और ये किसानों के जो फसलें होती हैं उनमें तो ऐसे ही आप देख सकते हैं पॉलिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता को भी प्रभावित करेंगे उसको, तो उत्पादकता उनकी बढ़ती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G7 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन एक कह रहा है G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना समूह है। G7 के भीतर यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरा कथन कह रहा था। तीसरा कथन कह रहा है कि G7 देश शुद्ध वैश्विक संपत्ति का 70% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने शानदार आंसर लगाया है। जिन लोगों ने इसमें A लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो 70% दिया है इनका 70% प्रतिनिधित्व तो पहली बात तो नहीं है, और इसमें यूरोपीय कंट्री भी हैं। कभी कभी इनको इसीलिए तो बोल दिया जाता है, इनको G8 बोल दिया जाता है G7 को, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय जो कंट्री हैं वो सम्मिलित हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे फैक्ट देखिए, तो G7 के जो कंट्री हैं इनका कितना रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल वेल्थ का, नेट वेल्थ का, इनका 58%, मतलब 58% इनका कुल भूमिका है। और पूरे विश्व की GDP का ये 46% योगदान रखते हैं ये G7 कंट्री, क्योंकि ये समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले उच्च उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो कनाडा है, यहाँ पे कनाडा हो गया, USA हो गया, और जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पे है, फ्रांस यहाँ पे है, इटली यहाँ पे है, इटली भी है, जापान यहाँ पर है, यूके इधर है, और USA तो हमने देख ही लिया। इतने सारे इसके सम्मिलित हैं। इसमें देश 7 प्रमुख देश विकसित देश हैं और एक यहाँ पे, मतलब 7 यही हैं इन सम्मिलित हैं यहाँ पे। तो EU था, मतलब यूरोपियन यूनियन भी उसमें सम्मिलित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FATF ग्रे लिस्ट में सम्मिलित होने वाले देशों को निम्नलिखित में से किसका सामना करना पड़ता है। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में सम्मिलित ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कथन है IMF और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक प्रतिबंध
दूसरा है अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्याएं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर सही लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है। ये इन तीनों तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ सकता है। देखिए ग्रे लिस्ट में IMF, विश्व बैंक और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है, इनको लोन नहीं मिल सकता है। IMF, विश्व बैंक और ADB अन्य देशों द्वारा ऋण प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, क्योंकि सभी देश इनसे व्यापार ही नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार हो जाएगा ऐसे में, तो फिर क्या होगा, इनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाएगी। जैसे कि इस समय साउथ कोरिया है, ईरान है, ये लोग क्या हैं, ग्रे लिस्ट में ही है। साउथ कोरिया तो शायद ब्लैक लिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। ग्रे लिस्ट में दोनों हैं, कन्फ्यूज मत रहिए उसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्य तौर पे क्या करते हैं, उन देशों को शामिल करता है जो लोग आतंकवादी संगठनों और समूहों का वित्त पोषण करते हैं, उनको सम्मिलित करता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि साउथ कोरिया का स्टेटस, सॉरी नॉर्थ कोरिया, हमने साउथ कोरिया बोल दिया था, नॉर्थ कोरिया का स्टेटस क्या है, FATF में ब्लैक लिस्ट है या फिर ग्रे लिस्ट है। तो ये किसको करते हैं, जो आतंकवादियों को वित्त पोषण करते हैं, उनके लिए उन पे एक्शन करते हैं, लेते हैं ये FATF। तो अभी ये कोई खास प्रूफ नहीं मिला था कि जो पाकिस्तान है उसने आतंकवादियों के खिलाफ कोई बढ़िया कदम उठाया है, इसीलिए उसको अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित राइज 2020 शिखर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है आपको राइज 2020 बताइए। ए कह रहा है सतत विकास, बी कह रहा है अक्षय ऊर्जा, सी कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी कह रहा है ऊर्जा कुशलता प्रौद्योगिकी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है, राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और नीति आयोग ने मिल करके इसको प्रारंभ किया था। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आधारित था, जो सामाजिक बदलाव, समावेशी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सशक्तिकरण एवं विचार का आदान प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। माइटी मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग दोनों ने मिलकर चालू किया। इसका थीम क्या था, जवाबदेहिता AI 2020 इसका था। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेहिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 इसका थीम था। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है, सामाजिक बदलाव, समावेशी शिक्षा, कृषि और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे विषय सम्मिलित हैं इसमें। इतनी बातें बस इसमें याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका स्वामित्व विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास है। दूसरा कथन कह रहा है यह केवल केंद्रीय बैंकों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों गलत हैं। गलत पूछा हुआ था, एक मिनट, गलत पूछा हुआ था ना, यहाँ पे तो दूसरा सही है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। ये मतलब यहाँ पे देखिए तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास इसका स्वामित्व है जो दिया हुआ, इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए तो केवल वित्तीय मतलब केंद्रीय बैंक और अन्य संगठनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, तो दो सही है इसमें, केवल एक गलत था और गलत ही पूछा हुआ था, तो ए इसका सही आंसर होगा। हमने ध्यान नहीं दिया, तो ए इसका सही आंसर था। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ डिटेल यहाँ पे दिए हुए। केंद्रीय बैंक के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है। क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये, और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में काम करता है। BIS अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और बेसल प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करता है। यह केवल केंद्रीय बैंकों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो याद रखिएगा ये लोकल बैंकिंग मतलब SBI और HDFC को नहीं ये सेवाएं प्रदान करेगा, ये मतलब केंद्रीय बैंकों को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है BIS का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन के सदस्य राज्य निम्नलिखित में से कौन कौन से, इसमें बताना है कौन कौन से SCO के मेंबर हैं। पहला दिया कजाकिस्तान, दूसरा दिया किर्गिस्तान, तीसरा दिया उज्बेकिस्तान, चौथा दिया तुर्कमेनिस्तान, पांचवा दिया रूस। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें तुर्कमेनिस्तान को कट किया उनका बिल्कुल सही कट किया है। ऐसे ही आपको इसको कट करेंगे BCD कट जाएगा, ये आपका सही आंसर निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें टोटल 8 सदस्य हैं और वो 8 मेंबर कौन कौन से हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, सॉरी इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ ईरान नहीं है।
इंडिया है, ईरान इसका मेंबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर फिजिकल सिस्टम की एप्लीकेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो आपको बताना है साइबर फिजिकल सिस्टम एप्लीकेशन में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। पहला हेल्थ केयर, दूसरा स्मार्ट बिल्डिंग, तीसरा दिया है परिवहन, चौथा दिया रोबोटिक्स। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए साइबर फिजिकल सिस्टम एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल और आपका एसी या फिर टीवी, टीवी क्या करता है आपस में कम्युनिकेट कर लेता है ना, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो इसमें वो वस्तुएं शामिल है, पहले ये देखिए किस मंत्रालय के द्वारा आता है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है ने साइबर फिजिकल सिस्टम कार्यक्रम शुरू किया था। और ये क्या करता है, इसका विषय क्या था, तो कंप्यूटर आधारित सिस्टम की तैनाती से संबंधित है जो भौतिक दुनिया में काम करते हैं। जैसे गूगल, टेस्ला, ये क्या करते हैं, स्वचालित कार्य चलाते हैं। स्वचालित कार्य कैसे करती हैं, ये खुद एक दूसरे को कम्युनिकेट करती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है ना। तो वैसे ही है, जब एक दूसरे से बातचीत करने वाली भौतिक विश्व, मतलब देखिए आप जो गूगल मैप का यूज़ करते होंगे तो गूगल मैप आपको डायरेक्शन देता है ना, तो उसी तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे भी। CPS मतलब सेंट्रल फिजिकल सिस्टम, मतलब यही चीज़ बता रहा है कि जैसे कि ग्रिड सिस्टम इसमें सम्मिलित है, रोबोटिक्स सम्मिलित है, परिवहन प्रणाली सम्मिलित, चिकित्सा उपकरण सम्मिलित है, सैन्य या फिर गृह नेटवर्क या फिर स्मार्ट फोन सम्मिलित है इसके अंतर्गत। आप दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और दूसरा यहाँ पे स्मार्ट फोन सम्मिलित है, गृह नेटवर्क सम्मिलित है एवं अन्य चीज़ें। यहाँ पे सारे का नाम देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर इसमें सही किया।